लेसन नंबर 2 के बारे में बताया था, शक्ति, सत्ता, वैधता। शक्ति, सत्ता, वैधता तीनों के अर्थ और परिभाषाएं हमने आपके सामने स्पष्ट की। शक्ति जो आपको बताया गया था, व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने की जो क्रिया होती है उसी को शक्ति का नाम दिया जाता है। इसके बाद हमने सत्ता के बारे में पढ़ा। सत्ता क्या है? सत्ता की अगर हम बात करें तो सत्ता आपको बताया था व्यक्ति, संस्था, समूह, आदेशों की स्वेच्छा से पालना करने की प्रक्रिया ही सत्ता कहलाती है। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर आता है आपके वैधता। वैधता क्या है? वैधता की अगर हम बात करें तो वैधता होती है शासक और शासितों के मध्य कार्यों की सहमति। शासक और शासितों के मध्य कार्यों की जो सहमति होती है उसी प्रक्रिया को वैधता कहते हैं। हम कल यहाँ पर शक्ति के संबंध में जो जानकारी थी वो प्राप्त कर चुके थे। आज हम यहाँ सत्ता के संबंध में जो जानकारी है उसको प्राप्त करेंगे। सत्ता की अगर हम बात करें तो सत्ता एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी के आदेशों की, किसी संस्था के आदेशों की, व्यक्ति के आदेशों की, समूह के आदेशों की स्वेच्छा से पालना करता है और उसी प्रक्रिया को हम सत्ता बोलते हैं। अगर हम सत्ता की बात करें तो सत्ता के 4 स्रोत होते हैं, अर्थात सत्ता कायम कैसे हो सकती है, सत्ता को स्थापित करने के माध्यम क्या क्या है। ऐसा तो है नहीं सत्ता कोई भी व्यक्ति स्थापित कर लेगा, जो चाहे वो व्यक्ति स्थापित कर सकता है। उसके लिए कुछ योग्यताएं उस शासक के अंदर होनी चाहिए, उस सरकार के अंदर होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल उस सत्ता को हासिल करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, उसके अंदर 4 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली अगर हम बात करें तो पहली इसमें योग्यता आती है लोकहित। लोकहित अर्थात जो शासक राष्ट्र के ऊपर शासन कर रहा है या जिसको चुना गया है उस व्यक्ति की जो धारणा है वो लोकहित की होनी चाहिए। अर्थात तो वह निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के बजाय पूरे जनता के स्वार्थों की पूर्ति की जाए, जनता की आवश्यकताओं का ध्यान रखे, जनता को कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही, जनता किसी प्रकार की सुविधाओं से विहीन तो नहीं है। अर्थात उसका एक रूप से उसकी अवधारणा होनी चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य की। लोक कल्याणकारी राज्य जिसके अंतर्गत नागरिक को सभी प्रकार के स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होते हैं और उन स्वतंत्रता और अधिकारों को प्राप्त करने के बाद नागरिक अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। वही प्रक्रिया लोकहित के अंतर्गत आती है। और जिस शासक के अंदर इस प्रकार की योग्यता होती है, इस प्रकार की अवधारणा होती है, वह शासक निश्चित रूप से सत्ता स्थापित करने का अधिकारी होता है। दूसरा हम बात करें एकरूपता। एकरूपता यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर सत्ता कायम करनी है, सत्ता संचालित करनी है, सत्ता स्थापित करनी है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है एकरूपता। एकरूपता जो शब्द से ही हमें बोध हो जाता है कि सभी के प्रति समान भाव रखना, अर्थात किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी जाति, धर्म, वंश, वर्ग, वर्ण, लिंग, जन्म, स्थान आदि किसी आधार पर कोई भेदभाव ना करना। अगर शासक ऐसा करने में सफल होता है तो निश्चित रूप से वो सत्ता हासिल करने और उसको स्थापित करने का अधिकारी होता है। लेकिन कोई शासक किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के मतभेद राष्ट्र में उत्पन्न करता है तो निश्चित रूप से उसकी सत्ता कायम भी नहीं हो पाती और अगर कायम हो जाती है तो एक लंबे समय अवधि तक वो स्थापित नहीं रह पाती। इसके बाद हम बात करते हैं परोपकार। अर्थात शासक का ये दायित्व होता है कि वह शासन व्यवस्था संभालने के पश्चात उसका सबसे पहला धर्म होता है राष्ट्र रक्षा करना, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा करना, राष्ट्र के नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अगर वह परोपकार की भावना से अपने संपूर्ण कार्यकाल को संचालित करता है तो निश्चित रूप से वह सत्ता कायम करने का अधिकारी होता है। लेकिन अगर निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वह सत्ता में आया है, निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए अगर शासन संचालित कर रहा है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था को चलाने योग्य व्यक्ति नहीं हो पाता है। चौथा है दबाव। दबाव एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब कई बार राष्ट्र में या राज्य में ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है जिसका सामना करना सरकार के लिए बेहद मुश्किल होता है। अर्थात उस जनता के दबाव को, उस जनता के नियंत्रण को जब वह अनियंत्रित हो जाती है उसको वापस नियंत्रण करने की अगर क्षमता उस शासक के अंदर है, उसकी सरकार के अंदर है तो वह सत्ता कायम करने या सत्ता स्थापित करने का अधिकारी होता है। जैसे राष्ट्र में अगर हम बात करें, अभी कुछ समय पहले हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी जो एक टैक्स था उसको लागू किया गया, उसका विरोध हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम बात करें विमुद्रीकरण किया गया था,
अर्थात विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण का अर्थ होता है किसी भी राष्ट्र की पुरानी मुद्रा को समाप्त करके, नष्ट करके नई मुद्रा को प्रचलन में लाना, ये प्रक्रिया विमुद्रीकरण के अंतर्गत आती है। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, तो ऐसी स्थिति में विपक्षी पार्टियों ने और कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वे अपने निर्णय पर, जो उन्होंने निर्णय लिया उस निर्णय पर टिके रहे। उनका दृढ़ निश्चय वैसा ही बना रहा, अर्थात इस प्रकार के दबावों को झेलने, उस प्रकार के दबाव को सामना करने की क्षमता अगर उस शासक के अंदर, उस सरकार के अंदर है, तो निश्चित रूप से सरकार सत्ता कायम करने में सफल होती है और उसके अधिकारी भी होते हैं। अब हम बात करें सत्ता कितने प्रकार की होती है, तो सत्ता के प्रकार जो है वो मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार बताए गए हैं। सत्ता के प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला प्रकार आता है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता जिसके नाम से ही हमें बोध होता है परंपरागत, अर्थात परंपरा के अनुसार जो चला आ रहा है। परंपरागत सत्ता क्या होती है? परंपरागत सत्ता का अर्थ होता है कि जो शासन व्यवस्था प्राचीन समय से एक लंबे समय से चली आ रही है, उसी शासन व्यवस्था को यथावत रूप से, निरंतर रूप से हम संचालित करते रहे, वही प्रक्रिया परंपरागत सत्ता होती है। जैसे आज वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो हमारे घर का मुखिया कौन होता है? घर का मुखिया होता है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वो घर का मुखिया होता है। इसके बाद कौन होगा? इसके बाद उसका जो बड़ा पुत्र होगा वो घर का मुखिया होगा। वही प्रक्रिया आगे निरंतर रूप से चलती जाएगी। किसी भी राजतंत्र में शासक कौन होगा? राजा होगा, और राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा होगा। एक प्रकार से हम इसको परंपरागत सत्ता या वंशानुगत सत्ता भी बोल सकते हैं। तो पहली सत्ता मैक्स वेबर के अनुसार बताई गई परंपरागत सत्ता। दूसरी आती है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता क्या होती है? करिश्माई सत्ता का अर्थ है एक प्रकार से चमत्कारिक सत्ता, अर्थात जिस शासक के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य किया गया हो या ऐसे परिणाम प्राप्त हुए हो जिसकी अपेक्षाएं जनता ने भी उससे नहीं रखी हो। अर्थात जनता प्रत्येक शासक से अपेक्षाएं रखती है कि उसके प्रति अनुकूल रूप से परिणाम उसको प्राप्त हो, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब अपेक्षाओं से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। अपेक्षाओं से अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय किसी को ये पता भी नहीं था कि भारत में युद्ध जीत जाएगा, क्योंकि आंतरिक रूप से अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, भारत का उस समय नेतृत्व करने वाली महिला शासक इंदिरा गांधी थी। तो इस प्रकार से एक बड़ी जीत भारत ने, इंदिरा गांधी, तो इस प्रकार से भारत के सामने उस समय परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना वह युद्ध जीतने में सफल हुई। तो इस प्रकार से भारत की उस सत्ता को, उस समय के कार्यकाल को, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को करिश्माई सत्ता के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार से हम 1999 की बात करें तो 1999 के अंतर्गत करगिल युद्ध में भी ऐसी स्थितियां भारत के सामने देखने को मिली कि जब पाकिस्तानी सेना ने आतंक संगठनों का समर्थन करते हुए, उनका सहयोग करते हुए करगिल के 4 प्रमुख चोटियां द्रास, मास्को, काक्सर, बतालिक, इन पर आकर भारतीय सेना के ऊपर हमला करना प्रारंभ किया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय सेना पहाड़ी के तलहटी में थी और पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन पहाड़ी के शिखर पर थे। तब भारतीय सेना का सामना करना एक मुश्किल कार्य था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कौशल नेतृत्व की वजह से भारतीय सेना ने एक बड़ा युद्ध 1999 में करगिल युद्ध के रूप में जीता। तो इस प्रकार से वह भी करिश्माई सत्ता के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। तीसरा आता है कानूनी तर्क संगत सत्ता। कानूनी तर्क संगत सत्ता क्या होती है? कानूनी तर्क संगत सत्ता का अर्थ होता है कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से किसी भी पद पर जब कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाता है और वह उस पद के अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करता है, तो वह कानूनी तर्क संगत सत्ता कहलाती है। अर्थात जिस प्रकार से एक जिला कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग, जिला कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग एक जिला कलेक्टर की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है।
एक पुलिस के अधिकार और शक्तियों का प्रयोग पुलिस की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अर्थात एक शिक्षक को अगर कह दिया जाए तो वो पुलिस का कार्य नहीं कर सकता, एक डॉक्टर को अगर कह दिया जाए तो वो शिक्षक का कार्य नहीं कर सकता। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता होती है वही व्यक्ति उस पद के अधिकार और शक्तियों का सदुपयोग कर सकता है, वही कानूनी तर्कसंगत सत्ता कहलाती है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है वैधता। वैधता कोई एक बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके अंतर्गत हम बात करें वैधता क्या है, तो वैधता की बात करें तो वैधता की उत्पत्ति लॉफुल शब्द से हुई है और इसका अर्थ होता है शासक व शासितों के मध्य कार्यों की सहमति। अर्थात शासक के द्वारा किसी प्रकार का आदेश निकाला गया, शासक के द्वारा कोई भी योजना तैयार की गई, शासक के द्वारा किसी भी कार्य का प्रारंभ किया गया और जनता ने उसमें अपनी सहमति दे दी तो वो वैधता होगी। यानी कि वो जब नियम या कोई भी अधिनियम वो कानून बनेगा तो वैध कानून होगा। लेकिन अगर सरकार के द्वारा किसी प्रकार के नियम को प्रस्ताव में रखा गया, किसी प्रकार के अधिनियम को लाया गया और जनता उससे कोई सहमत नहीं है, जनता उस पर अपनी सहमति नहीं दे रही और फिर भी अगर शासक या सरकार उसको पारित कर देती है, लागू कर देती है तो वैध अधिनियम नहीं होगा, वो अवैध कहलाएगा। तो इस प्रकार से जब किसी भी कार्य पर शासक और शासित दोनों की सहमति होगी वही प्रक्रिया वैधता होगी। इस प्रकार से आपका लेसन नंबर 2 ये समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहने वाला विचारक था कैंटिन। दूसरा क्वेश्चन है आपके, सत्ता के प्रकारों को प्रतिपादित करने वाले विचारक कौन थे, तो सत्ता को प्रतिपादित करने वाले विचारक थे मैक्स वेबर। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, शक्ति के प्रकारों का उल्लेख करें, तो शक्ति के प्रकारों का उल्लेख आपको बताया था। शक्ति 3 प्रकार की होती है, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति, जिसके बारे में हमने कल व्याख्यानपूर्ण तरीके से अध्ययन किया था। चौथा आपके आता है नारीवादी सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए, तो नारीवादी सिद्धांत आपको बताया गया कि पुरुष प्रधानता को समाप्त करते हुए महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना, दर्जा प्रदान करना और समाज के अंदर उनका भी इतना ही महत्व होना जितना एक पुरुष का होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। पांचवा क्वेश्चन है आपका, शक्ति सत्ता वैधता के मध्य अंतर संबंधों को समझाइए। अर्थात ये तीनों बिंदु हम देख रहे हैं, शक्ति सत्ता वैधता, इनके मध्य संबंध क्या है, तो संबंधों की अगर हम बात करें तो तीनों एक दूसरे के पूरक है। अर्थात शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति के हाथ में सत्ता होगी, सत्ता ही नहीं होगी किसी व्यक्ति के हाथ में तो शक्ति का प्रयोग करेगा कौन। अगर सत्ता होगी तभी वैध नियमों का निर्माण होगा, उनकी अनुपालना होगी, जनता उसको स्वीकार करेगी। और अगर सत्ता और वैधता नहीं होगी तो शक्ति भी नहीं होगी। अर्थात ये तीनों ही बिंदु, तीनों ही टॉपिक एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में अगर शासन संचालित करना है तो शासक के पास सत्ता भी होनी चाहिए, उस सत्ता को चलाने के लिए शक्ति भी उसको प्राप्त होनी चाहिए और शक्ति के आधार पर वह ऐसे नियम कानूनों को लागू करे, पारित करे जो वैध हो, जिनको जनता स्वीकार करती हो। तो इस प्रकार से आपके लेसन नंबर 2 समाप्त होता है। अगला लेसन नंबर 3, जिसके बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे, जिसके बारे में जानकारी कल आपको प्राप्त होगी। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।